नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान में हम संविधान के भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। हमें संविधान के जो कुल भाग हैं, भाग 22 तक हम पढ़ेंगे और भाग 22 का क्रम हम लगातार चलाते हुए अभी तक हम भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 जो हम देखा था, हमने पढ़ चुके हैं कि राज्य और केंद्र की शक्तियाँ और राज्य क्षेत्र क्या क्या है। उसके बाद भाग 2 हमने पढ़ा था कि नागरिकता से संबंधित। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित था। भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित था। भाग 4A हमारा जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उससे संबंधित था। भाग 5 हमारा केंद्र सरकार यानी संघ सरकार यानी संघ की कार्यपालिका, इससे संबंधित था, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। उसके बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो एकल न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में हमने समझा। अभी जो आपके सामने आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ, ये आपके भाग 6 से संबंधित है। भाग 6 और भाग 6 के अंदर कार्यपालिका के अंग क्या क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कार्यपालिका केंद्र स्तर पर कार्य करती है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर कार्यपालिका कार्य करती है। यानी हमने एक क्लास ली थी भारत की संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था का ही आधार राज्य की कार्यपालिका है। समझ रहे हैं आप? संघ में राज्य और केंद्र दोनों आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होगी आपकी राज्य सरकार यानी राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो कार्यपालिका के अंग आते हैं या राज्य के प्रमुख का नाम लिया जाता है, वो है हमारे राज्यपाल। क्या है? हमारे राज्यपाल। जो राज्यपाल हैं ये हमारे संविधान के भाग 6 में, किसमें? हमारे संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 153 से 167 यानी 153 से 167 तक बताया गया है कि भारत में राज्यों में एक राज्यपाल होगा जो राज्य का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होगा। उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, वो कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, उसके पद की स्वतंत्रताएं क्या 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 होंगी, उसको वेतन भत्ते किस प्रकार मिलेंगे, उसकी नियुक्ति करेगा कौन, किस प्रकार से उसकी नियुक्ति का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, कोई भी राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, या किस राज्यपाल को कौन उसके पद से हटा सकता है। समझ रहे? तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की नियुक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के वित्तीय क्षेत्राधिकार, राज्यपाल की जो निष्कासन किस तरीके से करा जा सकता है, या उसकी जो वेतन शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे राज्यपाल। तो देखिए, राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूँ, राज्यपाल भाग 6 में है। किसमें? भाग 6 के अंदर राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल किसके अंदर आता है? राज्य की कार्यपालिका। तो राज्यपाल किसका अंग है? राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका का अंग। आप लोग लिख लीजिएगा कि राज्य की कार्यपालिका में सबसे टॉप पर कौन होता है आपका? सबसे टॉप पर होता है राज्यपाल। इसके बाद में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, उसके बाद में राज्य के महाअधिवक्ता। तो ये हैं आपके राज्य की कार्यपालिका के अंग। समझ रहे? लिख लीजिएगा आप। इसके बाद में अगर हम शुरू करें पॉइंट में, तो पहला ही पॉइंट है भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित बताया गया है। यानी साफ साफ लिख दिया गया है भाग 6 के अंदर कि राज्य की कार्यपालिका, उसके अंग और उसके कार्य। तो भाग 6 के अंदर क्या बताया गया है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो जितने भी कार्य हैं वो सब बताए गए हैं। इसके बाद राज्य में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, उस तरीके से राज्य में उपराज्यपाल का पद नहीं बनाया गया है। यानी राज्य में सिर्फ एक ही होगा जो राज्य का प्रमुख होगा, और वो कौन होगा? राज्यपाल। क्यों? क्योंकि केंद्र में जो उपराष्ट्रपति हैं वो संसद का जो दूसरा सदन है, जिसको जो उच्च सदन भी जिसको बोलते हैं, क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। परंतु जब हम स्टेट लेवल की बात करें, राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद।
तो राज्य में विधानसभा अनिवार्य है, परंतु विधान परिषद वैकल्पिक है, यानी जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए। तो अगर हर राज्य विधान परिषद नहीं हो सकती है तो उपराज्यपाल का पद भी नहीं, इस कारण से नहीं बनाया गया है। इसके बाद में बात करें राज्यपाल राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह से राष्ट्रपति संघ में, केंद्र में सरकार का, देश का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख होता है, सरकार का नहीं देश का कार्यकारी प्रमुख होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बाद यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी राज्यपाल केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रतिनिधि। क्यों होता है? जब हम राज्यपाल की नियुक्ति या उसके कार्य पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आखिर राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों होता है। तो अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, तो आप आंसर टिक करेंगे केंद्र सरकार का। इसके बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये जब संविधान बना तब राज्यपाल के जो पद है उसके बारे में ये व्यवस्था नहीं की गई थी। ये व्यवस्था संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, और संविधान संशोधन कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे कि कोई भी राज्यपाल, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राज्यपाल से संबंधित है। तो हम राज्यपाल के बारे में इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, किसी भी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, किस प्रकार से दिलाई जाती है, किसी भी राज्यपाल का निष्कासन यानी उसको उसके पद से कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, या पदावधि किसी भी राज्यपाल की कितनी होती है। इसके बाद पद की स्वतंत्रता, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल चुना जाता है तो उसकी पद की स्वतंत्रताएं क्या क्या होंगी। उसके बाद में शक्तियां और कार्य, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल चुना जा रहा है तो उसकी पावर्स क्या होंगी और उसके जो कार्य क्या होंगे। समझ रहे हैं? जिस क्षेत्र में जब राज्यपाल का पद है तो उसके कार्य भी होंगे, तो कार्य क्या होंगे। तो हम इन टॉपिक्स पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की पद की शर्तें क्या क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मैं आपको बता दूं कि पहला ही पॉइंट है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाना। देखिए आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख भी लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको साथ के साथ नोट करते जाइए। राज्यपाल, इसमें क्या, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाना, यानी राज्यपाल का जो चुनाव होता है वो सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव होता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर, लिखते जाइएगा, राज्यपाल का चुनाव केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? यानी केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को कर देगी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करें नियुक्ति की प्रणाली कनाडा से। देखिए जिस तरह से कनाडा में जो वहाँ का गवर्नर होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है। इसके विपरीत अमेरिका में जो गवर्नर होता है उसका चुनाव सीधा जनता के द्वारा किया जाता है। तो हमने जो नियुक्ति की प्रणाली उठाई है गवर्नर की, वो कहाँ से उठाई है? अपॉइंटमेंट की कनाडा से। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नर की नियुक्ति का जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। यानी जिस तरीके से कनाडा में केंद्र सरकार की सिफारिश पर किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसी तरह से भारत में भी केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करा जा सकता है। इसके बाद बात करें कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त तो क्या होगी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। भारत के नागरिक 2 तरीके से होते हैं, एक जन्म से, एक पंजीकरण के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि जन्म से ही हो वही राज्यपाल बने, अगर पंजीकरण से भी आप भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके बाद बात करें उसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, नेता चुने जाने में या राष्ट्रपति या कुछ भी ऐसा संवैधानिक पद पे अगर आपको कार्य करना है
तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहीं भी नहीं लिखा पढ़ा गया है। हाँ, उम्र के बारे में या नागरिकता के बारे में जरूर लिखा गया है। तो उसी तरीके से यहाँ भी लिखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल चुना जाना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे ज़्यादा। 35 वर्ष से कम का व्यक्ति, 34 वर्ष का भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। इसके बाद बात करें, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल पद के लिए चुना जाना है तो सबसे पहले तो वह ना तो संसद का किसी भी सदन का सदस्य और नहीं किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल चुना जा रहा है अगर उस राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य है तो उसको राज्यपाल नियुक्त होने से पहले उस पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, यानी वो सदस्य नहीं रह सकता है एक टाइम पे 2 पदों पर। इसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी कोई भी व्यक्ति जब राज्यपाल चुना जाना है तो वो लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या हो सकता है, जैसे कि आप किसी भी सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं या फिर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ये लाभ के पद होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप राज्यपाल चुने जा रहे हैं तो आपको राज्यपाल चुने जाने से पहले ये लाभ का पद त्यागना होता है यानी छोड़ना होता है। इसके बाद बात करें, अगला जो पॉइंट है हमारा नियुक्ति व्यक्तिक मामला, तो लिख लीजिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति का व्यक्तिक या केंद्र सरकार का व्यक्तिक मामला है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति में कोई बहुत सारे लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है। राज्यपाल का जो नियुक्ति होती है वो तो एक तरीके से किसी व्यक्तिगत आधार पर की जाती है, यानी सरकार अगर किसी भी व्यक्ति का नाम प्रपोज कर देगी राष्ट्रपति को तो राज्यपाल को राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे। तो नियुक्त करने का जो एक अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। इसके बाद बात करें मुफ्त राजभवन, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल चुना जाता है तो उसको जब तक वो राज्यपाल पद पर है अपने तो उसको बिना किराया चुकाए राजभवन दिया जाता है, समझ रहे। इसके बाद संसद द्वारा निर्धारित भत्ते आदि, यानी राज्यपाल का जो वेतन है या जो भत्ते हैं वो संसद पर भारित होते हैं। तो संसद राज्यपाल के वेतन, राज्यपाल के भत्ते, उसकी परिलिपियाँ, उसके उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, उसका अलाउंसेस क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सब कौन तय करता है, ये करती है संसद। इसके बाद बात करें 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल का वेतन व भत्ते राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी मैंने आपको अभी बताया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। परंतु अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन क्या होगा, क्योंकि एक राज्य का राज्यपाल है तो उसका वेतन अलग है, पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन क्या होगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसकी पावर्स, उसके अलाउंसेस क्या क्या होंगे, तो ये निर्धारित कौन करेगा। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, लिख लीजिएगा इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन और भत्ते कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। इसके बाद कार्यकाल के दौरान भत्ते व उपलब्धियां कम नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल चुना जाता है और वो चुन लिया गया है अपने पद पर, तो जब तक वो अपने पद पर है तो उस समय तक, जब तक वो अपना पद ना छोड़े तब तक उसके जो अलाउंसेस है, जो भत्ते हैं, जो उसकी उपलब्धियां बताई गई हैं, उसका वेतन है, उसमें कभी भी कटौती या कमी नहीं करी जा सकती है। इसके बाद वर्तमान में वेतन 3.5 लाख रुपए। 2018 से पहले राज्यपाल का वेतन कुछ और हुआ करता था। अभी 2018 के बाद से अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का जो वेतन है वर्तमान में कितना है, 3,50,000 रुपये। ये संसद के द्वारा निर्धारित है, यानी राज्यपाल के वेतन में कटौती या बढ़ोतरी करने का अधिकार किसके पास में, संसद के पास में। तो संसद ने वर्तमान में जो राज्यपाल है इसका वेतन कितना निर्धारित करा है, 3,50,000 रुपये। अब इसके बाद में देखेंगे राज्यपाल की पदावधि, यानी राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो आप लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप लोग लिख ही लीजिए कि कोई भी राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है। तो कोई फिक्स नहीं है, कोई भी राज्यपाल अपने पद पर कितने भी समय तक बना रह सकता है जब तक वह राष्ट्रपति की इच्छा तक बना रहे, ठीक है। यानी आप सीधे शब्दों में कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की इच्छा तक,
जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति की इच्छा तक कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल पद पर बना रह सकता है, या राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बीच में ही किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पदावधि के अंदर ही है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो किसी राज्य का राज्यपाल है उसको किसी भी समय किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त करा जा सकता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को फिक्स नहीं है कि वो कितने समय तक राज्यपाल रहे। ये सारा विवेकाधिकार किसके पास में? केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल बने रहना देना सकते हैं। तो ये तो थी राज्यपाल की पदावधि कि पद की अवधि कितनी होती है। तो संविधान में पद की अवधि का कोई विवरण नहीं दिया गया है, ये केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्य क्या क्या है और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। आइए आप शुरू करते हैं। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्यपाल केंद्र सरकार की इच्छा पर यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी स्वतंत्रता या राज्यपाल की पद की कोई स्वतंत्रता या संवैधानिक स्थिति नहीं है। तो राज्यपाल की पद की कुछ स्वतंत्रताएं भी हैं, कुछ विवेक स्वतंत्रताएं भी हैं, कुछ संवैधानिक स्थितियां भी हैं। तो आप हम उसी पे चर्चा करेंगे, पर इस पे चर्चा करने से पहले हम समझेंगे राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल के कार्य। तो राज्यपाल की 4 शक्तियां हमें देखने को मिलते हैं। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्यायिक शक्ति। 4 शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति हमें देखने को मिलती है, उस शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? यानी राज्यपाल के पास में अगर शक्तियों की बात करें तो 4 ही शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो अब हम एक एक शक्ति के बारे में जानेंगे कि राज्यपाल किस शक्ति से क्या कार्य करता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही लाइन आ जाती है कि फलाना कार्य किस राज्यपाल की किस शक्ति से संबंधित है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके नंबर छूट जाएंगे। परंतु ये जो क्लास बनाई जा रही है, जो वीडियो बनाई जा रही है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, चाहे वो आपका पीसीएस लेवल तक ही क्यों ना हो। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और समझने की कोशिश करें कि चैप्टर में या फिर इस वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब आप लिखना शुरू कीजिएगा। पहली कार्यकारी शक्ति क्या है राज्यपाल की? यानी राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, समझ रहे, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का जो अधिकार है किसका है? राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, यानी राज्य के महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल की इच्छा तक कार्य करता है। दूसरा लिखिए, दूसरा कार्यकारी शक्ति है कि सभी जितने भी दूसरी शक्ति के बारे में दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इनको हटा कौन सकता है? ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लिख लीजिए, परंतु इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, राज्य के इस लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इसको हटाया किसके प्रति जाता है? राष्ट्र के यानी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, राज्य विधानमंडल के कार्यों की या उसकी शक्तियों का बंटवारा या मंत्रियों की जो विभाग मिलने वाले उसका बंटवारा, तो या उनको शपथ दिलाना, ठीक है, या उनको शपथ दिलाना, ये सारे कार्य क्या है? कार्यकारी शक्ति के हैं। अगला पॉइंट, जनजातीय इलाकों में, अगला पॉइंट है जनजातीय इलाकों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना, जनजातीय इलाकों में जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति करना। अगला पॉइंट, राज्य में उपस्थित सभी विश्वविद्यालय यानी सभी यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति, समझ रहे, किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, तो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। तो सभी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। अगला पॉइंट, राज्य के अंदर राष्ट्रपति से आपातकाल की
घोषणा करने को कहना, यानी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं कि वो उस राज्य के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो ये तो थी आपकी कार्यकारी शक्तियां। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियों के बारे में लिखना चालू करिए। विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट होगा आपका, कोई भी सरकार चुन के आती है या वर्ष के पहले जो आपका सेशन होगा, ठीक है, जो सत्र होगा विधानमंडल का, तो पहले सत्र को संबोधित करना, स्वागत भाषण देना हर साल या जब सरकार चुन के आती है तब। दूसरा पॉइंट विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना। तीसरा पॉइंट राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करना जो साहित्य, कला, पर्यावरण आदि में या वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या हो, उपलब्धि हासिल करी हो। नेक्स्ट पॉइंट राज्य विधानसभा में एक आंगल भारतीय सदस्य की नियुक्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य की निर्भरता, यानी अगर वो एलिजिबल नहीं बचा है उस भी पोस्ट के लिए तो उस पर फैसला करने का अधिकार किसका है, राज्यपाल का है। तो राज्य के विधानसभा के किसी भी सदस्य की निर्भरता को लेकर राज्य के चुनाव आयोग से परामर्श करना। इसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा आपका विधायी शक्ति में, यानी जब राज्य विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, लिखिए जब राज्य विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करना। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर पेश करना, या राज्य में जो ग्राम पंचायत व नगर पालिकाएं हैं उनके लिए वित्त आयोग की स्थापना करना। तो ये तो था आपके विधायी शक्तियां। बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो लिखिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। पहला पॉइंट लिखिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में कोई भी विधेयक पारित या पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट राज्य विधानमंडल में बजट पेश करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है। तीसरा पॉइंट राज्य विधानमंडल से इमरजेंसी के रूप में आकस्मिक निधि से धन निकालना राज्यपाल की अनुमति पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करना। तो ये तो थी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। बात करें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं, तो पहला पॉइंट लिखिए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में। तो पहला पॉइंट लिखिए राज्यपाल राज्य की विधि के तहत किसी भी अपराध में सजा पाए व्यक्ति को उसकी सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, राज्य विधि के तहत, समझिएगा, राज्य विधि के तहत। नेक्स्ट पॉइंट कोई व्यक्ति जो जिस राज्य का राज्यपाल है, अगर उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की जानी है तो नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा, परामर्श लेगा। तो ये कौन सी शक्ति आती है, यह है न्यायिक शक्ति, यानी किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। इसके बाद राज्यपाल राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े हुए लोगों व जिला न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अंत में हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल राज्य विधेयकों से संबंधित वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। वीटो पावर मतलब यानी राज्य के विधान मंडल ने अगर कोई भी ऐसा बिल पेश किया है और पास करा है और पास करने के बाद राज्यपाल की सहमति के लिए, राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये जो कानून राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है ये कहीं ना कहीं जो संसद है या केंद्र के कानून का उल्लंघन करता है, या कहीं ना कहीं केंद्र इस पे कानून बना सकता है, केंद्र की शक्ति है कानून बनाने की फर्स्ट, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल की क्या है, वीटो पावर है। राज्य जो राष्ट्रपति हैं उनके इस विधेयक से संबंधित क्या पावर है कि वो इस विधेयक को वापस भी भेज सकते हैं
अपनी सहमति देकर पास रख सकते हैं या इस विधेयक को बदलने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति की पावर है राज्य के विधेयकों से संबंधित। राज्यपाल की पावर क्या है कि राज्यपाल वीटो कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने पास रख सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, संशोधित करवा सकते हैं। देखिए ये तो थी राज्यपाल की शक्तियां। अब बात करें राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, यानी हमारे संविधान में राज्यपाल के पद की संवैधानिक स्थिति क्या बताई गई है। तो सबसे पहले तो राज्यपाल का कार्यालय स्वतंत्र है। देखिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या है, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति की प्रणाली क्या है, एकदम डायरेक्ट है। इसमें चुनाव या चुनाव नहीं किया जाता है या आम जनता राज्यपाल के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। तो राज्यपाल का चुनाव डायरेक्ट किया जाता है, परंतु इसका जो कार्यकाल है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर या राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है, जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तो उनका कार्यकाल, उनका जो कार्यालय है जिसमें वो बैठकर कार्य करेंगे, गवर्नर जो ऑफिस होता है वो क्या स्वतंत्र है। उसके ऑफिस पर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का द्वारा कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसके बाद दूसरी बात करें मंत्रिमंडल की सलाह के मामले में, यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति को केंद्र में मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया है। आपको पता भी होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, 1976 और 1978 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, अगर मंत्रिमंडल कोई भी विषय पर राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति को वो सलाह अनिवार्य रूप से माननी ही पड़ेगी। या कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार वापस कर सकते हैं, परंतु अगर जो लोकसभा है वो दोबारा से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे संशोधन करने के बाद में, तो राष्ट्रपति दोबारा से उस विधेयक को जो लोकसभा के पास में वापस नहीं भेज सकते हैं। यानी दूसरी बार में राष्ट्रपति बाध्य हैं कि उनको वो करना ही करना पड़ेगा, विधेयक पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी। परंतु इसके विपरीत अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। समझ रहे हैं, राज्यपाल को ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। यानी राज्य का विधानमंडल और कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल के पास में ये पावर है कि वो राज्य अपनी सहमति दे या सहमति देने से मना कर दे, या फिर अपनी सहमति ना देते हुए उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र के पास भेज दे। तो इस मामले में राज्यपाल स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता के कारण आए दिन आप देखते रहते हैं राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और हमारे सामने जीता जागता उदाहरण दिल्ली का आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनके बीच में क्या होता रहता है, आपस में मतभेद चला हुआ है, दोनों एक दूसरे के कार्य के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं। इसके बाद में जनजातीय मामलों में स्वतंत्रता, यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए जो स्पेशल कानून बना सकता है, नियम बना सकता है, या जनजातीय क्षेत्र का इलाका सीमित करने के लिए राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति को कह सकता है। तो राष्ट्रपति क्या काम करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर या सिफारिश पर उस राज्य के जो जनजातीय इलाका है उसको सीमित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास में पावर है कि राज्य में किसी भी इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी स्वतंत्रताएं। तो राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति हो गई है, राज्यपाल पद की कार्य शक्तियां, नियुक्ति, राज्यपाल को किस तरीके से हटाया जा सकता है, राज्यपाल का वेतन कितना है, राज्यपाल किस तरीके से कार्य करते हैं और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। तो आप शक्तियों के बारे में आपको सबको पता लग गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो विधानमंडल या मंत्रिपरिषद होती है, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं, उसी तरह से राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है इसको शपथ या मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की कार्यशैली देखें तो बिल्कुल केंद्र में राष्ट्रपति के जैसी ही देखने को मिलती है। कुछ कुछ मामलों में केंद्र सरकार से अलग है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो दोनों डिफरेंस है। इसके बाद बात करें दोनों के कार्यकाल की, तो दोनों का कार्यकाल डिफरेंस है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य होता है, परंतु राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर। तो जो राज्य की कार्यपालिका है यह भाग 6 है, उसमें राज्यपाल से संबंधित ये परिलब्धियां, उपलब्धियां और कार्य और शक्ति बताई गई हैं। अब अंत में हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में राज्यपाल से संबंधित क्या क्या बातें बताई गई हैं। आइए अंत में देखते हैं
राज्यपाल से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 बोलता है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। क्या बोलता है? राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या बोलता है? राज्य की कार्यपालक शक्तियां, यानी राज्य की कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित होंगी। उसके बाद अनुच्छेद 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति क्या क्या होंगी, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, किस तरीके से की जाएगी, वो सब अनुच्छेद 155 के अंदर बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 156 क्या बताता है? राज्यपाल की कार्यकाल, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 157 अर्हता, यानी कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर कब आ सकता है, कैसे नियुक्त हो सकता है, उसकी उम्र, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होंगे, सब अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं। इसके बाद अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या बताता है? शपथ, यानी राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 161 क्षमादान, यानी राज्यपाल के पास में जो उसकी न्यायिक शक्तियां हैं, तो उस न्यायिक शक्ति में से कौन सी शक्ति है जो क्षमादान दे सकती है और किस प्रकार से क्षमादान दिया जा सकता है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप बता पाएंगे अनुच्छेद 161। इसके बाद अनुच्छेद 163 क्या बताता है? मंत्रिपरिषद की सलाह, यानी मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है। तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह 163 के द्वारा दे सकती है। अब अगर बात करें अनुच्छेद 165 की, तो क्या बताता है? राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मीन्स यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 165 के तहत राज्य का राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 क्या बताता है? विधेयक केंद्र को सुरक्षित, यानी राज्यपाल के पास में एक पावर है, मैंने आपको भी बताया था विधायी पावर, के राज्यपाल केंद्र सरकार के विचारार्थ यानी राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है जो विधेयक राज्य के विधानमंडल ने पास किया हो। इसके बाद अनुच्छेद 213 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा केंद्र में यानी पूरे देश में अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, उसी तरह से राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 213 के तहत राज्य में अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब राज्य के विधानमंडल का संचालन ना चल रहा हो, समझ रहे हैं? जब राज्य की विधानसभा का संचालन ना चल रहा हो, विधानसभा भंग हो गई हो, उस समय राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अगर पूछ लीजिए आपके पास में कि किस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं, तो ये राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई है मैंने लिख दिया है। अगर इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित बन सके, कि राज्यपाल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्जाम में नहीं बनेगा। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं और जो मैंने बोला है आपने उसको अच्छे से नोट किया है, तो मेरी गारंटी है कि आप इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छोड़ के आएंगे। तो अंत में फिर मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को एक बार पूरा देखें, ठीक है? व्यू आ जाते हैं पर घंटे नहीं बढ़ पाते हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, तो आपके जो मित्रजन हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें इस वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर हम सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन का बटन